हेलो एवरीवन, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोज आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ हैं। तो बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर या इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन। मतलब कि क्या होने वाला है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन होने वाला है इस वीडियो के अंदर। ये किस चैप्टर का हम करेंगे, तो हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं के भूगोल के चैप्टर नंबर 4 का, जिसमें हमने कृषि को पढ़ा हुआ था। उसका हम एक ही वीडियो के अंदर पूरा रिवीजन यहां पर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय से स्टार्ट करेंगे, चूंकि हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? एग्रीकल्चर को हम लोग हिंदी में कहते हैं कृषि, इंग्लिश में उसका नाम है एग्रीकल्चर। तो ये एग्रीकल्चर शब्द कैसे बना? तो जब इसको तोड़ा गया तो इसके दो पार्ट मिले, एक मिला एग्रीक और दूसरा मिला कल्चरा। एग्रीक और कल्चरा दोनों लैटिन भाषा के शब्द हैं और इनके मतलब अलग अलग होते हैं। क्योंकि अगर आप खेती में देखें तो क्या होता है, अगर हम कृषि की बात करें तो इस पर दो चीजें होती हैं, भूमि होती है और भूमि को हम क्या करते हैं, भूमि को हम जोत देते हैं, जोतते हैं और फिर उस पर बीज डालते हैं, फिर उस पर उत्पादन लेते हैं और ये पूरी प्रक्रिया को हम कृषि कहते हैं। कृषि का मतलब ये जमीन को जोतना, बीज डालना या पैदावार लेना। तो एग्रीक और जो कल्चरा है, इन दोनों शब्दों का मतलब भी यही पूरी प्रक्रिया हो जाती है कि भाई जमीन को, मतलब एक का शब्द का मतलब हो जाएगा जमीन और एक का मतलब हो जाएगा जोत देना। जब जोत गई तो बीज तो डाल ही जाएगा। तो जोतना और जमीन, इनसे मतलब निकल कर क्या बन जाएगा, एग्रीकल्चर बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहने लगे, कृषि कहने लगे। तो एग्रीक का मतलब क्या होता है, मृदा होता है। एग्रीक का मतलब भूमि जिसके ऊपर हम खड़े हैं या जिसके ऊपर हम खेती करने वाले हैं। और कल्चरा का मतलब होता है कर्षण। कर्षण का मतलब होता है खींचना, हल चलाना या ड्रैग करना। ड्रैग मतलब जोत देना। इस तरीके से कुछ, ये तो पानी डालने वाली बात हो गई। जैसे ये बनाया है ना, ये कैसे बनाया होगा, ये बीच में ये ड्रैग कर दिया है, तो यहां पर कुछ ड्रैग करने जैसी कुछ बात यहां पर कर दी गई है। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो इस कारण से ये दो, चूंकि ड्रैग करना हो गया, भूमि पर ड्रैग कर रहे हैं तो उस पर बीज तो डालेंगे। ये पूरी प्रक्रिया मिलकर क्या बन देती है, एग्रीक प्लस कल्चरा मिलकर बना देता है एग्रीकल्चर, जिसका मतलब हो जाता है कृषि। कभी पूछा कि एग्रीकल्चर वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई, एग्रीकल्चर शब्द कैसे बना, तो लैटिन भाषा के दो शब्द एग्रीक और कल्चरा से मिलकर बना है। अब बात करेंगे यहां पर आगे कि मानव द्वारा भूमि पर प्रारंभिक उद्देश्यों जैसे भोजन, कपड़ा और ईंधन आदि की पूर्ति के लिए भूमि पर जो क्रियाएं की वो क्या कहलाती हैं, कृषि कहलाती हैं। उनको हम लोग कृषि कहना, मतलब चूंकि आपको खेती से खाना भी मिलता है, कपास पैदा होता है तो कपड़ा भी मिलता है और ईंधन लकड़ी के रूप में, तो ये जो क्रियाएं आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उनको आप कृषि करते हैं। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। महत्वपूर्ण होने के पीछे कारण क्या है, यहाँ की 2/3 जनता कृषि कार्य में सीधे तौर पर संलग्न है। मतलब कि वो खाद्यान्न उत्पन्न करेगी या मजदूरी करेगी, कुछ भी करेगी, मतलब कुछ ना कुछ उनका खेती से जुड़ा हुआ है। खाद्यान्न, कृषि से क्या होता है, खाद्यान्न उत्पन्न होता है, कच्चा माल भी हम पैदा करते हैं जिसका उपयोग अलग अलग उद्योगों में हम कर पाते हैं। प्रोसेसिंग के मामले में, या जैसे जूट आया तो जूट से बोरी बन गई, तो इन सब में इसका उपयोग कर पाते हैं। कच्चा माल, या फिर हम कुछ ऐसा भी करें, कुछ ऐसी चीजें भी उगाते हैं जिनका हम निर्यात करते हैं, जैसे चाय, कॉफी और मसाले। इनको हम क्या करते हैं, निर्यात, मतलब कि दूसरे देशों में भेजते हैं, तो उनसे भी हमें काफी अच्छी मात्रा में यहाँ पर पैदावार होती है। अब सवाल आपके लिए यह है कि आप क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? हमने जो कॉन्सेप्ट वीडियो पढ़े थे उन पर हमने बात करी थी। अब आपको बताना है, यहां मैं एक भी नाम नहीं बताऊंगा, आपको बताना है, थोड़ा सा सोचना, क्योंकि आपने सारे चैप्टर वहां पर पढ़ लिए होंगे, और सोचकर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ना, कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन कौन से नाम यहां पर होने वाले हैं। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो चैप्टर का जो आपका सिलेबस है वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले आप कृषि के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में बात होगी, फिर प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, प्रिमिटिव जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में बात करेंगे हम, तो उस पर बात होगी। उसके बाद झूमिंग, इसी के अंतर्गत झूमिंग जिसको आप शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं, वो होगी। फिर इसी के अंतर्गत दूसरा टॉपिक आएगा कृषि के प्रकार में गहन जीविका कृषि के बारे में। फिर आएगा वाणिज्यिक कृषि, मतलब कि कमर्शियल फार्मिंग के बारे में। फिर क्रॉप पैटर्न, मतलब कि शस्य प्रारूप के बारे में जानेंगे। फिर कुछ फसलों के हम बारे में जानेंगे, कुछ फसलों को पढ़ेंगे, जैसे चावल, गेहूं, मोटे अनाज, बाजरा, मक्का, दालें, इन सब के बारे में जानेंगे। इनके बाद खाद्यान्नों के अलावा जो अन्य दूसरी फसलें जिनको हम खा सकते हैं, जैसे गन्ना, तिलहन, चाय, कॉफी, बागवानी की फसलें, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे।
कुछ ऐसी फसलें जिनको हम खाते नहीं हैं, अखाद्य या नॉन फूड क्रॉप्स जो हैं, जैसे रबर हो गई, रेशेदार फसलें हो गई, कपास हो गई, जूट हो गई, इन सबको यहां पर जानेंगे। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के बारे में जानेंगे, भूदान ग्रामदान के बारे में जानेंगे, और इन सबको देखने के साथ ही हमारा चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक नंबर फर्स्ट से कि कृषि के प्रकार क्या होंगे। कृषि के अलग अलग रूपों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। कृषि के अलग अलग प्रकार होंगे, उनकी उपयोगिता के आधार पर कि आप कृषि किस उद्देश्य से कर रहे हैं, उस आधार पर कृषि को अलग अलग रूपों में यहाँ पर बांटा गया है। जैसे हम कृषि और भारत को देखते हैं तो भारत कैसा है कि आपको देखने में आएगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है। मतलब यहां पर लोग जो है वो कृषि के कार्य में संलग्न है, चाहे डायरेक्टली कृषि कर रहे हो, चाहे इनडायरेक्टली कर रहे हो, चाहे कृषि में मजदूरी कर रहे हो, कहीं ना कहीं उनका कृषि के साथ लगाव है। और कृषि हमारी प्राचीन आर्थिक क्रिया भी है। मतलब कृषि करने के बाद ही आपको कुछ धन मिलता था जिससे आप दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। मतलब आपके धन अर्जन करने का एक बड़ा माध्यम क्या था, कृषि हुआ करता था। यहां तक की बात क्लियर है। तो अब यहां पर जो हम अलग अलग की बात करेंगे तो यहां पर जैसे जैसे हमें समझ में आएगा कि भाई ऐसा करने धन ऐसा मिलेगा, इसमें पैदावार ऐसी होगी, ऐसे तरीके से लगाओ, इन सब आधारों पर कृषि को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है, जिनके ऊपर हम यहां पर बात करेंगे या चर्चा करेंगे अगले आने वाली स्लाइड्स के अंदर। आर्थिक क्रिया का मतलब क्या है, तो हमने जिससे बात करी कि इसके माध्यम से आर्थिक गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध होता है, जैसे व्यापार में होता है, नौकरी में होता है, या और दूसरे साधनों में जैसे आपको धन मिलता है तो फिर आप अपने दूसरे काम कर पाते हैं। वैसे यहां पर भी ये स्थिति है कि आप कृषि के माध्यम से ही चीजों को प्राप्त कर पाते थे। कृषि के प्रकार पर बात करें तो हमने बात की कृषि के प्रकार कैसे आधारित हुए या कैसे निर्धारित हुए, कृषि के विभिन्न तरीकों पर कैसे आप खेती करते हैं, उनके आधार पर कृषि के टाइप को हमने बांटा। अब ये कैसे निर्धारित होता है, तो कृषि के विभिन्न प्रारूपों का विकास कैसे हुआ, तो पिछले हजारों सालों में, हजारों वर्षों में कृषि का यहाँ पर विकास होता है ना, कई सारे वर्षों में कृषि का यहाँ पर विकास होता है। जैसे आप ये 4 डब्बे देख रहे हैं, इनमें सब लिखा है, तो इनके कई सारे कारण है। जैसे भौतिक पर्यावरण अपने आप में एक कारण है, प्रौद्योगिकी विकास हो जाना, समय के साथ जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यहाँ पर होता रहेगा। सामाजिक कारण भी होंगे, कुछ सोशल कॉज भी होंगे, उनके कारण से विकास होगा। और सांस्कृतिक रीति रिवाज भी यहाँ पर होंगे, संस्कृति के हिसाब से भी है ना, कुछ कल्चरल एक्टिविटी यहाँ पर होगी, तो उनके हिसाब से भी क्या होगा, आप क्या करते जाएंगे, आपका विकास होता जाएगा। कृषि के विकास प्रारूप में बदलाव होता रहेगा। खेती की विधियों में भी परिवर्तन हुए, मतलब कई सारे इन सब कारणों से, भौतिक पर्यावरण, जो प्रौद्योगिकी है, सामाजिक कारण है, सांस्कृतिक रीति रिवाज है, इन सब के कारण से क्या हुआ, खेती की विधियों में भी परिवर्तन होते हैं। तो इनमें जैसे ही चेंजेस होना स्टार्ट हुए, जैसे ही बदलाव होना स्टार्ट हुए, तो उनसे ही अलग अलग प्रारूप निकल कर आए, जैसे जिनको हम क्या कहते हैं कि अलग अलग प्रकार। जैसे शुरुआत में जब कृषि की शुरुआत रही होगी तो हम जीवन निर्वाह के लिए कृषि करते थे। आजकल हम जीवन निर्वाह के साथ साथ पैसा कमाने के लिए मतलब वाणिज्यिक खेती भी करते हैं। तो इन सब विधियों में परिवर्तन कैसे हुए, जीवन निर्वाह से लेकर वाणिज्यिक खेती तक परिवर्तन हुए, उन सब के बारे में हम बात करने वाले। भारत में वर्तमान समय में विभिन्न भागों में कृषि के विभिन्न तंत्र आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग सिस्टम्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम बात करें पहले प्रकार की कृषि के, तो सबसे पहला प्रकार आता है यहां पर प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में बात करें तो इसमें जो शब्द लिखे हैं कृषि, तो आपको पता है कि भाई एग्रीक और कल्चरा मतलब कि भूमि और हल चलाना या जोतना, तो कृषि हो गया। प्रारंभिक मतलब प्राचीन काल में मानव या प्राणी की जब उत्पत्ति हुई थी उस समय के बाद की बात है ये। जीविका मतलब जीवन निर्वाह का जो साधन होगा, रोजी करना, निर्वाह मतलब आप कैसे उसको वहन कर रहे हैं, कैसे आप उसको निभा रहे हैं। तो इसी सब कारण से चूंकि प्रारंभ में आपने खेती करना स्टार्ट की थी तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि उसको आप कह रहे थे, तो इस कारण से इसका नाम ऐसा पड़ गया। चूंकि आप शुरुआत में सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि कर रहे थे, इस कारण से इसका नाम कुछ वैसा पड़ा हुआ था। मानव के प्रारंभिक काल में कृषि के बारे में अगर बात करें तो जैसे ही आप आदि मानव थे और आदि मानव से मानव बनने की जो आपकी प्रक्रिया थी, उसमें बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग धीरे धीरे कृषि करने लगे थे। मतलब आप घुमंतु से एक जगह पर स्थायी होना आपने स्टार्ट कर दिया था, स्थायी रहकर आपने कृषि करना स्टार्ट कर दिया था। प्रारंभिक प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में आज भी वर्तमान में आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगी। प्रारंभिक कृषि की बात करें, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कृषि भी कर रहे हैं लोग, अपना काम भी चला रहे हैं। तो ऐसी कृषि मतलब जो क्या करती है, का जीवन निर्वाह करे, पेट भरे। तो प्रारंभ में हमारे यहाँ पर कृषि कैसी होती थी, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं थे, ज्ञान नहीं था, बस क्या हुआ, कोई जमीन का टुकड़ा साफ किया, बीज बो दिया, कुछ पैदावार हुई, फिर आगे बढ़ गए। फिर कहीं का जमीन का टुकड़ा साफ किया, फिर वहां पर बीज बो दिया, पैदावार हुई, 2-3 साल रहे, फिर आगे बढ़ गए। इस तरीके से सिर्फ अपना जीवन निर्वाह करने के लिए खेती की गई, तो उसको क्या किया गया, उसको क्या बोला गया, जीविका निर्वाह कृषि। चूंकि प्रारंभिक मतलब बहुत प्राचीन काल में की जा रही थी, इस कारण से उसके आगे प्रारंभिक जोड़ दिया गया। क्लियर।
अब यहां पर हम बात करें कि जैसे ही आप देखें तो इस पद्धति में भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों से की जाने वाली जो खेती होती थी या की जाने वाली जो कृषि है उसको ही आप प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। आदिम कृषि औजार पर बात करें, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के बारे में अगर हम बात करें यहां पर कि जो आदिम कृषि औजार हैं उन पर अगर आप देखते हैं यहां पर तो उनके माध्यम से ऐसे कुछ औजार थे, इनके माध्यम से क्या करेंगे, जमीन को साफ करेंगे और फिर खेती करेंगे। जैसे लकड़ी का हल, डाव के बारे में बात करें, खुदाई वाली छड़ी, और फिर श्रम तो चाहिए ही चाहिए भाई, कैसे होगा, बैठे बैठे तो होगा नहीं, तो श्रम चाहिए, पारिवारिक या सामुदायिक, जैसे भी आप मजदूरी करवा सकें, जैसे भी श्रम आप लगवा सकें वैसे आप करें। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय दशाओं की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। मतलब आप एक दो बार आपने पैदा कर लिया वहां पर तो फिर अगली बार नहीं होगा, आपको छोड़ना पड़ेगा, नई जगह आपको जाना पड़ेगा। तो इस कारण से लोग अलग अलग जगह जाते हैं, शिफ्ट हो रहे हैं ना, जमीन को शिफ्ट कर रहे हैं। इस कारण से उसको क्या कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरित कृषि भी उसको कहा जाता है। कुछ लोग इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। जो ये कृषि की जो बात कर रहे हैं हम प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के बारे में, तो इसका रूप जो है इसको हम कहते हैं कर्तन दहन प्रणाली, स्लैश एंड बर्न। मतलब आप क्या करो, साफ करो, जलाओ, वहां पर खेती करो, आगे बढ़ जाओ, साफ करो, जलाओ, खेती करो, आगे बढ़ जाओ। तो कर्तन दहन प्रणाली, स्लैश एंड बर्न खेती, मतलब इसमें भूमि के एक टुकड़े को साफ करेंगे, उस पर खेती करेंगे। खेती का उद्देश्य सिर्फ क्या होगा, हमारे परिवार का भरण पोषण हो जाए, इसके अलावा अन्य कोई उद्देश्य नहीं होगा, अन्य कोई उद्देश्यों के साथ हम खेती नहीं करेंगे। मृदा की उर्वरता घटने पर जगह से स्थानांतरित हो जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं कि भाई हम क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि उर्वरता घट गई तो अगले टुकड़े को साफ करेंगे, फिर हम वहां पर खेती करेंगे। अब दूसरे टुकड़े पर जाएंगे, वहां पर साफ करेंगे और खेती करेंगे। तो ये बात समझ में आई कि भाई हम क्यों शिफ्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। शिफ्ट होने का कारण क्या है, क्योंकि हम खाद को जानते नहीं, हम और कोई चीज जानते नहीं है। हमने जंगल काटा, वहां पर आग लगाई, राख थी, उस पर हमने खेती कर डाली, 2-3 साल खेती करी, फिर आगे बढ़ गए। चूंकि वहां पर पैदावार नहीं हो रहा था तो हमें मजबूरी में आगे बढ़ना पड़ रहा था, तो इस कारण से हम मृदा क्या हो रहे थे, स्थानांतरित हो जाया करते थे। तो ये बात यहां तक कि क्लियर कि भाई हम कैसे स्थानांतरित हो रहे थे, ये बात क्लियर। चलिए आगे बढ़े आगे। तो अब भूमि से स्थानांतरित क्यों होते हैं, क्योंकि हमने उर्वरता वाली बात की है। उर्वरता का मतलब होता है भूमि की जो उत्पादन करने की क्षमता है उसके बारे में हम बात करें। तो पहले हम जानेंगे स्थानांतरित होने के पीछे कारण क्या है। स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति है ना, फर्टिलिटी पावर जो है वो बढ़ जाती है ना, उर्वरा शक्ति बहुत तेजी से बढ़ जाती है। किसान उर्वरक तथा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते थे, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम थी, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि भाई कैसे बीज डालें, कैसे खाद डालें, क्या करें, ये कोई जानकारी उनको नहीं थी। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नाम से यहाँ पर जानते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम। जैसे आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसको झूम खेती कहते हैं, मणिपुर में इसको पामलू कहते हैं, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार में इसको दीपा कहते हैं। अगर आप देख पाए तो ये फोटो लगी है, इसमें क्या किया गया है कि एक खेत को काटा गया है, फिर आग लगाई गई है, राख पड़ी हुई है, इसी राख में जोत जात के क्या करेंगे, बीज बो देंगे, यहाँ पर फिर खेती की पैदावार प्राप्त करेंगे। लेकिन 1-2 साल बाद इस जमीन की क्या होगी, उत्पादन करने की क्षमता घट जाएगी, तो फिर हम छोड़ेंगे इसको, अगली जगह चले जाएंगे, अगली जगह ऐसे ही पेड़ काटेंगे, आग लगा देंगे। तो इस तरीके से हम शिफ्ट कर रहे हैं, स्थानांतरित कर रहे हैं। तो इस कारण से कुछ लोग इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। झूम या कर्तन दहन प्रणाली, इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। फिर हम भारत के कुछ नामों के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे मैक्सिको और मध्य अमेरिका के अंदर इसको मिल्पा कहते हैं, वेनेजुएला के अंदर कोनको कहते हैं, ब्राजील के अंदर रोका, मध्य अफ्रीका के अंदर इसको मसोले और इंडोनेशिया के अंदर लदांग कहा जाता है, वियतनाम के अंदर ये रे कहलाती है। भारत में कई सारे नाम हैं, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर बात करें तो बेवर या दाहिया, आंध्र प्रदेश के अंदर पोडू या पेंडा, उड़ीसा के अंदर अगर बात करें तो पामाडाबी या कोमान या बरिंगा, पश्चिमी घाट में बात करें तो कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर वालरे या वाल्टियर, हिमालयन क्षेत्र पर बात करें तो उसको खिल कहते हैं वहां पर, झारखंड में कुरवा, और उत्तर पूर्वी प्रदेशों के अंदर इसको झूम कहा जाता है। तो ये इसके अलग अलग जगह अलग अलग नाम बताए गए हैं किसके, प्रारंभिक जीविका कृषि के बारे में। तो प्रारंभिक जीविका कृषि क्लियर यहां पर कि आपको एकदम क्लियर कि इसके नाम के बारे में हमने बात कर ली, और हमने ये देख लिया कि ये होती कैसी है, कैसे करते हैं, और जगह क्यों बदलते हैं उसके बारे में बात करी। क्या सभी को क्लियर है, एक बार जल्दी से बता दीजिए कि सबको क्लियर है। चले आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं आगे।
अब बात करेंगे हम गहन जीविका कृषि के बारे में, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में। गहन जीविका कृषि का मतलब क्या है? जब कृषि बड़े भूभाग पर होती है और सघन आबादी वाले क्षेत्र में होती है, उसको आप गहन जीविका कृषि कहते हैं। उन क्षेत्रों में यह कृषि होगी जहां जनसंख्या का दबाव ज्यादा हो। गहन का मतलब क्या? भाई इतनी ज्यादा जनसंख्या होगी तो इसका पेट भरना पड़ेगा ना, है ना, भरण तो करना पड़ेगा, और भरण के लिए फिर आपको खेती ज्यादा करनी पड़ेगी, तो उस पर दबाव होगा। यहां अत्यधिक उत्पादन करना पड़ेगा, अधिक मात्रा में रासायनिक और सिंचाई की आवश्यकता होगी, तभी आप उत्पादन कर पाएंगे, क्योंकि जनसंख्या का दबाव अधिक है, तो आपको ये करना होगा। भारत के कुछ राज्यों के आप नाम बताएं जहां पर इस प्रकार की खेती करती है। जैसे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, वहां पर दबाव बहुत है, तो इस कारण से इस प्रकार की खेती आपको करनी पड़ती है। इसको आप गहन जीविका कृषि के नाम से इसको जानते हैं। अब गहन जीविका कृषि को अगर हम देखें तो भाई क्या दिक्कतें आ रही हैं या क्या इसके फायदे हैं, क्यों करनी पड़ रही है, क्या मजबूरी है? तो आप देखें, जो भू स्वामित्व है, जो विरासत में मिला है, तो भू स्वामित्व का मतलब होता है, स्वामित्व का मतलब मालिकाना, भू का मतलब भूमि, भूमि का मालिकाना हक मिलना, और विरासत का मतलब उत्तराधिकार। आपको आपके पिताजी से आपको मिली है, तो इससे क्या हो रहा है? इसके कारण से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है? जोत का आकार छोटा। मान लीजिए किसी के पास ये खेत था और उनके दो लड़के हैं, तो उनका क्या हो गया? दो, खेत का आकार छोटा हुआ प्रति व्यक्ति। फिर एक जन के 3 लड़के हैं, मान लीजिए कि इनके 3 लड़के हैं, तो इनने कुछ ऐसा बंटवारा कर दिया। एक जन के 5 लड़के हैं, है ना, एक जन के 5 लड़के हैं, तो उनने कुछ इस तरीके से बंटवारा किया। 1 2, जो खेत की साइज कुछ इस तरीके से बढ़ गई। अब आगे अगली पीढ़ी में मान लीजिए कि इनके कई सारे लोग के क्या हो जाएंगे कि इनके, मान लो कि इनके 2 लड़के हो गए, इनके 3 लड़के हो गए, इनके 4 लड़के हो गए, इनके फिर से दो लड़के हो गए, 3 लड़के हो गए, इनका एक ही लड़का था। यहां पर क्या होगा कि मान लो इनके 7-8 लड़के हो गए। तो क्या है, जैसे जैसे आपके परिवार में संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे 1 के 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, खेत की पीढ़ी का जो जोत का आकार है वो क्या होगा? धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। किसान के पास वैकल्पिक रोजगार नहीं होता है, तो इसी कारण भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करता है। तो कृषि पर इस कारण से क्या होता है कि दबाव ज्यादा आ जाता है, अत्यधिक दबाव यहां पर आ जाता है, तो कृषि पर यह दबाव यहां पर ज्यादा रहता है। वाणिज्यिक कृषि के बारे में अगर हम बात करें, जो कमर्शियल कृषि है, तो वाणिज्यिक कृषि क्या होगी? तो हमने जो अभी गहन कृषि के बारे में बात करी, तो वो बात तो क्लियर हो गई। अब गहन कृषि में कई बार हमें अपना रोजगार भी कमाना, भाई हमें फायदा भी करना है, तो कुछ ऐसी फसलें लगाएंगे जिनसे हमें कैश मिल जाए। तो वाणिज्यिक कृषि और व्यापारिक कृषि में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। इस प्रकार की कृषि के मुख्य उद्देश्य लक्षण क्या हो सकते हैं? तो आधुनिक निवेश हो, पैसा उसमें लगाया जाए, बीज मतलब अधिक पैदावार करने वाले बीज यहां पर लाए जाएं, उर्वरक जो हो वो रासायनिक प्रकार के उर्वरकों का आप प्रयोग करें, कीटनाशक का प्रयोग करें ताकि इसमें कीड़े वीड़े ना लगें। ये सब उद्देश्य, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, ये सब उद्देश्य किस कारण से? उच्च पैदावार करने के कारण है कि आप ज्यादा पैदावार करें, ज्यादा पैदावार ले पाएं, तो इस कारण से इनका उपयोग करेंगे। जब ज्यादा पैदावार होगी तो बिकेगा, तो पैसा आएगा, तो उसको आप वाणिज्यिक कह दें, व्यापारिक कह दें, तो कोई हमें उससे दिलचस्पी नहीं है। लेकिन हर एक फसल अपने आप में अलग अलग हो सकती है, किसी क्षेत्र में कोई वाणिज्यिक हो सकती है, किसी क्षेत्र में कोई वाणिज्यिक हो सकती है। जैसे देखें, कृषि के वाणिज्यिकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग होता है। जैसे आप देखें, हरियाणा, पंजाब के अंदर चावल एक वाणिज्यिक फसल है, जबकि उड़ीसा के अंदर चावल जीविका फसल है। मतलब उड़ीसा के लोग चावल डेली खाते हैं, तो वो जीविका की फसल है। यहां पर अब अगर आप ये सोचे कि हम यहां पर मतलब हमने अपने पूरे खेत में चावल लगाया तो पूरी हमारी विदेश चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा, बिकेगा, वहीं आपको देना पड़ेगा, खाने पीने में उपयोग करना पड़ेगा। पंजाब हरियाणा में गेहूं खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो चावल क्या होगा कि वो कमर्शियल स्केल पर के दूसरे राज्यों में बेचेंगे, देशों में बेचेंगे, तो वहां पर वाणिज्यिक फसल है। मतलब हर एक फसल जो है वो अपनी स्थिति के अनुसार, अगर उसकी स्थिति बदलती है, प्रदेश बदलता है, तो उसका स्वरूप भी बदल सकता है। वो जीविका कृषि भी हो सकती है, वो वाणिज्यिक कृषि भी हो सकती है, या वो किसी दूसरे प्रकार में भी जा सकती है, या हो सकता है कि उस राज्य में वो चले ना, फले फूले ना, तो ये सब कुछ क्या होगा, उसकी परिस्थितियों के हिसाब से बदलेगा। क्लियर बात यहां तक की? तो वाणिज्यिक कृषि जो है उसके बारे में क्लियर बात क्या है, कैसा है? चावल के बारे में भी हमने देखा। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए। अब देखो यहां पर कि वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आपको रोपण कृषि भी देखने को मिलेगा। तो यह भी क्या है, एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इसमें हम लंबे चौड़े भाग में या लंबे चौड़े क्षेत्र में एक फसल लगाएंगे, एक ही फसल को यहां पर बो देंगे। व्यापक क्षेत्र पर कृषि पूंजी और ग्राम की सहायता से आप इसको यहां पर लगाएंगे कि भाई आप बड़े स्तर पर इसको लगा देंगे। रोपण कृषि उद्योग या कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ मतलब कि एक इंटरफेस होगा, जिसे दो विषय क्षेत्र प्रणालियों का समन्वय बिंदु है ना, जो इंटरफेस है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या है उसको हम देखेंगे।
क्या होगा यहाँ पर कि जो व्यापक क्षेत्र है, मतलब बड़े क्षेत्र पर हमने लगा दी तो उस पर हम श्रम भी करवा लेंगे, पूंजी लगा देंगे, गांव की सहायता ले लेंगे, सबको ले लेंगे। रोपण कृषि में उद्योग और कृषि के बीच का एक इंटरफेस, मतलब क्या होता है, एक अंतर पृष्ठ होता है। इंटरफेस, इंटरफेस क्या है, दो विषय क्षेत्र प्रणालियों का समन्वय बिंदु, जहां वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जहां वो एक दूसरे से आकर मिलते हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, अंतरापृष्ठ यहां पर कहते हैं। क्लियर। रोपण कृषि से प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, मतलब हम इसको वाणिज्य के तरीके से ही कर रहे हैं, घर में इसका कोई उपयोग नहीं करते। महत्वपूर्ण रोपण की फसल है चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला। आप जब उगाते हैं इन सबको तो आप पत्ती तोड़कर चाय नहीं बना सकते, उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, तभी आप उसको चाय के रूप में उपयोग कर सकते। चाय आसाम और उत्तरी बंगाल में और कॉफी कर्नाटक में रोपण की एक प्रमुख फसल यहाँ पर होती है। चूंकि इनके गार्डन ऐसे तैयार करते हैं, केले का लगाया, अब उसकी बुवाई नहीं कर सकते ना, देख रहे हैं ना आप, एक लाइन में लगे हैं, तो इसको हमें रोपना ही पड़ेगा। इस कारण से क्या कहलाएगी, रोपण की कृषि कहलाती है। रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधनों से संबंधित उद्योग और बाजारों का भी महत्वपूर्ण उपयोग होता है, चूंकि योगदान होता है, क्योंकि आप कर ही क्यों रहे हैं, बेचने के पर्पज से, लाभ कमाने के पर्पज से, तो एक जगह खेती करेंगे, दूसरी जगह ले जाना, तो परिवहन का, संचार का और दूसरे अन्य उद्योगों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान यहां पर रहता है। अब बात करेंगे कि कृषि पैटर्न के बारे में, क्रॉप पैटर्न के बारे में, शस्य प्रारूप के बारे में, कि शस्य प्रारूप क्या होता है, क्रॉप पैटर्न क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो भारत में 3 शस्य ऋतुएं पाई जाती है ना। ऋतु का मतलब क्या है कि अलग अलग जगह पर जब हम अलग अलग फसल लगाते हैं, पैटर्न के हिसाब से कब कौन सी फसल लगती है तो अलग अलग बता दी, जैसे रबी, खरीफ और जायद। रबी मतलब ठंडी की फसल, मतलब अक्टूबर नवंबर में बुवाई, खरीफ मतलब जून जुलाई में मानसून आने के साथ बुवाई, और जायद इन दोनों के बीच में जो समय बचेगा मई जून का, उसमें कोई फसल उगाना, तो उसको हम कहेंगे। तो ये सीजन 3 पूरे साल को 3 भाग में बांटा, तो इनको ऋतु में भी कह दिया, पैटर्न को ऋतु में भी कन्वर्ट कर दिया, तो शस्य ऋतुएं हो गई। यहाँ पर भारत की भौतिक विविधताओं एवं संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में आपने अध्ययन किया होगा और आपने जाना होगा कि संस्कृति और विविधता देश की कृषि पद्धति के अंदर झलकती है ना। कृषि पद्धति और शस्य प्रारूपों में आपको झलकते हुए या प्रतिबिंबित होते हुए दिखेगी। कैसे दिखेगी कि हर आप मतलब जिस क्षेत्र में, जैसे कहीं चावल ज्यादा खाते हैं चावल मिलेगा, कहीं गेहूं ज्यादा खाते हैं गेहूं मिलेगा, कहीं रागी खाते हैं रागी मिलेगा, कहीं मक्का, और उनके आपको कल्चरल चीजों में भी आपको ये चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी। तो ये बात समझ में आई कि शस्य ऋतु में क्या होगा, रबी, खरीफ और जायद, ये आपकी शस्य ऋतुएं यहां पर हो जाती हैं। अब आगे बात करेंगे रबी क्या है, खरीफ क्या है और जायद क्या है। तो यहां तक की बात क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रबी, खरीफ और जायद क्या है यहां पर। देखो अब रबी के बारे में बात करें तो रबी की फसलें अगर आप देखें तो रबी का अगर आप देखते हैं, रबी की जो ऋतु है उसको आप देखेंगे कि ये कैसे हम तय करेंगे, हम बुआई से लेकर कटाई तक के समय तक तय करते हैं। कैसे, बुआई से लेकर कटाई, इस बीच में जो होती है उसको क्या कह देंगे, उसको रबी की फसल। कब बुवाई हो जाएगी, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बुवाई होगी, मतलब अक्टूबर से ये ऋतु स्टार्ट हो गई और कब तक चलेगी, अप्रैल से जून तक का जो समय रहेगा, मतलब बुवाई ठंडी में होगी, कटाई गर्मी में होगी। अक्टूबर से जून तक का या मई तक का जो समय है उसको आप क्या कह देंगे, वो आपका रबी की फसलों का समय है। मतलब कौन सी शस्य ऋतु है, रबी शस्य ऋतु है। क्लियर बात। तो इसकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, तो याद करिए ये बुवाई कब होती है, दिवाली के आसपास होती है। तो क्या क्या आता है, तो आप देखें गेहूं लगता है, जौ लगता है, मटर लगता है, चना लगता है, सरसों लगता है, ये सब कुछ बोते हैं हम यहाँ पर। और क्षेत्र कौन सा, देश के लगभग बहुत बड़े भूभाग में इसको लगाया जाता है या रबी की फसलों को उगाया जाता है। क्लियर। अब अगर आप देखेंगे भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, भारत का जो उत्तर प्रदेश वाला और उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, यहां पर गेहूं और अन्य दूसरी रबी की फसलों का उत्पादन किया जाता है। उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहां पर हम उगाते हैं। ये देख पा रहे हैं ना आप, रबी की फसलें, ये मसूर है, ये गेहूं है, ये चना है, ये बाली लगी है, ये सब क्या है आपकी, ये सब रबी की फसलें यहां पर होती हैं। क्लियर। रबी की फसलों में अगर आप देखते हैं खास तौर से तो इनको सिंचाई की आवश्यकता होती है। चूंकि अगर हमने बात की तो यहां पर हम जो ऋतु की बात कर रहे हैं वो अक्टूबर से स्टार्ट होकर मई जून तक की चलती है। तो इस बीच में आपको ऐसा कोई मॉनसून नहीं मिलेगा कि यहां पर वर्षा होती हो, तो यहां पर वर्षा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब इस बीच में जो आप फसल लगा रहे हैं उस फसल को सिंचाई की आवश्यकता तो होगी, उस फसल को पानी की आवश्यकता तो होगी। तो पानी कैसे देंगे, तो पानी देने के लिए आपके पास सिर्फ एक साधन है जिसको आप क्या कहते हैं,
हैं, सिंचाई कहते हैं। आप सिंचाई के माध्यम से ही पानी दे सकते हैं। दो तरीके हैं, प्राकृतिक सिंचाई हो जाना, कृत्रिम सिंचाई हो जाना। तो अधिकांश तौर पर कौन से तरीके से आप पानी देते हैं, पानी की आवश्यकता होती है कृत्रिम। कृत्रिम तरीका क्या है, पंप लगा दिया, नलकूप लगा दिया, है ना, या कुएं से कर दिया, कैसे भी कर आपने अपने खेत में फसलों में पानी दे दिया। तो ये तरीके पंप, नलकूप और कुएं के माध्यम से यहां पर पानी दे दिया। दूसरा तरीका है कि प्राकृतिक तरीके से अगर हम बात करें, जिसमें वर्षा के द्वारा जल की बात की जाती है कि भाई वर्षा के द्वारा जल कैसे आता है, तो शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा जब पश्चिम की तरफ से जो हवाएं आती हैं तो उनके माध्यम से जो वर्षा हो पाती है, तो उनसे ही क्या होती है, उन सब माध्यमों से क्या होता है भाई, इन सब माध्यमों से क्या होगा, यहां पर वर्षा हो जाएगी, अपने खेत पर वर्षा हो जाएगी, तो आपको सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी। तो ये क्या होती है, कृषि में सहायक होती है, इससे उत्पादन अच्छा होता है, आपकी लागत भी घट जाती है। तो समझ में आई बात कि प्राकृतिक तरीके से कैसे होगी और कृत्रिम। प्राकृतिक तरीका वर्षा के द्वारा, और इस बीच में जो इसकी ऋतु है अक्टूबर से लेकर, है ना, अक्टूबर से लेकर मई तक के बीच में वर्षा तो होती नहीं है, तो इस बीच में वर्षा कैसे होती है, तो शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा, है ना। तो इन पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा जो हवाएं आती हैं वो वर्षा करवाती हैं, जो कृषि में बड़ी सहायक होती है, इनसे पैदावार हमारी अधिक हो जाती है। क्लियर बात। अब बात करें कि भाई इस रबी की फसलों पर ही हमारी हरित क्रांति लगाई गई है। यह हरित क्रांति का सर्वाधिक फायदा भी किसको हुआ है, रबी की फसलों को ही होता है। शुरुआत 1966 से 67 के बीच में होती है। अगर दुनिया में इनके जनक के तौर पर देखेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, और भारत में इसके जनक जो है वो MS स्वामीनाथन है। कृषि में तकनीकी स्थान का आविष्कार, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं का विकास, कृषि क्षेत्र में उन्नत औजारों एवं मशीनों का अधिकाधिक उपयोग, कृषि में विद्युतीकरण, कृषि ऋण विस्तार और कृषि शिक्षा का विस्तार, इन सब का उपयोग करके आप क्या करेंगे, अपने उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि करेंगे। और जब उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि होगी तो क्रांति, और फसल कैसी होती है, हरी की नीली हरी होती है, तो क्या कह देंगे, हरित क्रांति। समझ में आ गई बात। तो इससे क्या होगा कि इससे पैदावार बहुत तेज से बढ़ेगी। अब ये हरित क्रांति खास तौर पर किसमें हुई, रबी की फसलों में हुई, इस कारण से हम उसको यहां पर देख रहे हैं बीच में। तो हरित क्रांति का मतलब क्या हो गया, फसलों में तीव्र तरीके से उत्पादन करना, इस कारण से इसको हरित क्रांति कहा गया है। उसमें विभिन्न चीजों का उपयोग करेंगे, कृषि तकनीकी का हम आविष्कार कर लेंगे, उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई सुविधाएं, खाद, रासायनिक खाद, कीटनाशक, इन सब का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाएंगे। ये पूरी मिलीजुली प्रक्रिया को क्रांति कहते हैं। चूंकि फसल हरी है तो वो क्या कहलाएगी, हरित क्रांति कहलाती है। अब बात करेंगे खरीफ की फसल के बारे में, जो मॉनसून के साथ उगाई जाती है। मतलब मॉनसून के आगमन के साथ बोई जाने वाली जो फसलें हैं उनको क्या कहेंगे, खरीफ की फसलें कहेंगे। बुवाई कब होगी, जुलाई अगस्त के बीच में बुवाई होती है। कटाई कब होगी, सितंबर अक्टूबर के बीच में इनकी कटाई होती है। प्रमुख फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब जो है वो खरीफ की प्रमुख फसलें हैं, है ना। तो अब जैसे मानसून आएगा उसके साथ इसको बो देंगे और ठंडी आते आते इसको काट लेंगे। क्षेत्र कौन सा है, चावल की खेती का मुख्य रूप से जो क्षेत्र अगर देखें, इसमें हम जो चावल की बात करें तो असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा में भी आप चावल को उगाते हैं, लेकिन सिंचाई की दम पर इसका पैदावार कर पाते हैं। तो चावल एक्चुअल में चावल नहीं होता, धान होता है। धान से चावल निकलता है, उसको हम अलग से कवर निकाल लेते हैं तो वो निकलता है। तो इसकी तीन प्रमुख फसलें आपको देखने को मिलेंगी, आस, बोरो और अमन। ये तीन धान की वैरायटी है। जब कहां पर होती है, असम में, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में, ये आपको धान की वैरायटी देखने को मिलेगी। आप देख लीजिए चावल का उत्पादन कहां पर ज्यादा हो रहा है, तो ये हरा वाला प्रमुख क्षेत्र है, और ये ऐसा ये गौड़ क्षेत्र है। प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र, केरल, गोवा, है ना, और आसाम। इसके अलावा गौड़ क्षेत्र यहां पर आप देखेंगे कि जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये वाला पश्चिमी है, ये वाला पूर्वी है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां पर सिंचाई के दम से आप चावल का उत्पादन कर पाते हैं। क्लियर बात। चलिए आगे चलें, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर अब जायद की फसल के बारे में बात करनी है। जायद की फसल का मतलब क्या हो गया कि जो रबी और खरीफ के बीच में समय होता है ना, मई, जून, जुलाई का, उस बीच में जो खेत खाली रहेगा वहां पर हम फसल लगाएंगे, उसको क्या कहेंगे, जायद की फसल कहेंगे। ग्रीष्म ऋतु में लगाएंगे। प्रमुख फसलें तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां और चारा, ये यहां पर प्रमुख रूप से उगाया जाता है। गन्ने की फसल जो है वो लगभग 1 वर्ष का समय लेती है पककर तैयार होने में। अब बात करेंगे मुख्य फसलों के बारे में। तो फसलें जो हैं इनको हमने 2 तरीके से बांटा है।
है ना, आपने पढ़ने की सुविधा के हिसाब से समझने की खाद्य मतलब जिनका खाने में उपयोग होगा, अखाद्य मतलब जिनका हम खाने में उपयोग नहीं करेंगे। इस तरीके से इनको बांटा गया है। फसलें मिट्टी, जलवायु, कृषि पद्धति के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की फसलें उगाते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग। प्रमुख फसलें अगर आप देखें, चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट, ये सब क्या है, इनकी प्रमुख फसलें यहां पर आपको देखने में मिलेंगी कि ये इनकी मुख्य फसलें यहां पर होंगी। चावल के बारे में अगर हम बात करें कि चावल जो है वो खरीफ की एक फसल होती है। इसके लिए जो है तापमान आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चाहिए और वर्षा 100 सेंटीमीटर वार्षिक हो। भारत के अधिकांश लोगों का मुख्य खाद्यान्न चावल है, मतलब सबसे ज्यादा खाई जाने वाली जो फसल है वो चावल होती है। और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भी भारत है। भारत में दूसरे नंबर पर पर्याप्त मात्रा में ये चावल मतलब धान उगाते हैं, फिर से चावल यहां पर तैयार कर लेते हैं। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। सिंचाई के माध्यम से कम वर्षा वाले क्षेत्र हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भी उगाते हैं। मैप के अंदर आप देख सकते हैं कि कहां पर उगा रहे हैं। तो आप देखें, चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों में मतलब उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों में यहां पर उगा रहे हैं। तटीय क्षेत्रों में चावल को उगाया जा रहा है। यहाँ पर पंजाब, हरियाणा वाले क्षेत्र में भी चावल उगाते हैं। असम वाली बेल्ट में भी यहाँ पर चावल उगाया जा रहा है। तो चावल के प्रमुख क्षेत्र जाते हैं जहां पर चावल उगाते हैं। चावल के खेत में या चावल की फसल को पानी बहुत चाहिए होता है, जल की उपलब्धता बहुत चाहिए है, तो उस खेत को हम जल से भर देते हैं। आपने देखा होगा कि खेत अगर ऐसा है तो इसमें कुछ इस तरीके से बनाकर और इसको जल से भर देंगे, पानी से भर देंगे और उसमें फिर हम अपनी चावल की फसल को रोप देंगे। उसी में वैसे ही में हम फिर चावल की फसल या चावल का उत्पादन वैसे ही लेते हैं धीरे धीरे। और पानी सूख जाएगा बाद में जाकर, फिर हम उसको क्या करेंगे, काट लेंगे, बाद में उस पर कोई दूसरी फसल लगा देंगे। क्लियर बात। अब बात करेंगे गेहूं की। तो ये चावल के बाद दूसरे नंबर की फसल है जिसको भारत में सर्वाधिक लोग खाते हैं। सबसे ज्यादा किसको खाते हैं, चावल को, और दूसरे नंबर पर किसको खाते हैं, गेहूं को। यह रबी की फसल है। इस फसल को उगने के लिए शीत ऋतु मतलब ठंडी में इसकी बुवाई होगी और पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। तो वहां पर इसको क्या करेंगे, उस जगह पर इसको हम खिली धूप की आवश्यकता होती है। तो इसी कारण से हम सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर में इसकी बुवाई करेंगे और फरवरी, मार्च, अप्रैल मतलब जो भी टाइम आएगा उस बीच में इसकी कटाई हो जाएगी। यह आवश्यकता इसके लिए रहती है। वर्षा 50 से 75 या 50 से 70 या 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है तो सफिशिएंट है। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान जो है वहां पर इसको उगाते हैं और दक्कन का काली मिट्टी वाला क्षेत्र, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र ये वाले क्षेत्र में भी गेहूं को उगाते हैं। गेहूं प्रमुख फसल है, भारत के लगभग सभी राज्यों में उगाते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भागों में गेहूं पर्याप्त पैदा किया जाता है। अब बात करेंगे मोटे अनाज या मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स के अंतर्गत कई सारे अनाजों को रखा गया है, जैसे ज्वार, बाजरा और रागी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। मोटे अनाज का मतलब ये हो जाता है कि इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, मिनरल्स या जो और दूसरे पोषक तत्व हैं वो पर्याप्त मात्रा में इसमें होते हैं। रागी को अगर आप देखेंगे, केवल अगर हम रागी की बात करें तो रागी में आपको लोहा पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मिलेगा और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलेंगे आपको। यह क्या है, एक शुष्क क्षेत्र की फसल है। रागी जो है वो सूखे क्षेत्र में उगाते हैं। प्रमुख राज्य रागी के हैं कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इन राज्यों में रागी को उगाया जाता है, रागी को लगाया जाता है। ज्वार जिसको सोरघम कहते हैं, क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से देश की तीसरी महत्वपूर्ण फसल है। पहली चावल, दूसरी गेहूं और तीसरी क्या हो जाएगी, ज्वार या सोरघम हो जाती है। यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है। आर्द्र क्षेत्रों में इसको उगाते हैं, इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, केवल हम मानसून वाली फसल में ही मतलब खरीफ की फसल में उगाते हैं। उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में ज्वार पर्याप्त मात्रा में पैदा होती है। ज्वार का पेड़ ऐसा देख लो, आपने ज्वार की रोटी भी खाई होगी। जो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे उन्हें तो निश्चित ही ज्वार की रोटी खाई होगी। ग्रामीण क्षेत्र में तो बनती है, शहरों में भी, होटलों में भी कई सारे लोग ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी खाते रहते हैं, खाई होगी, गारंटी से खाई होगी। बाजरे पर बात करें तो बाजरा दुनिया की सर्वाधिक सूखा बर्दाश्त करने वाली फसल है। इसको सिंचाई की बहुत ना के बराबर आवश्यकता जरूरत ही नहीं, पानी गिर गया तो बहुत है। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर इसको उगाते हैं। राजस्थान प्रमुख राज्य है जहां पर ज्यादा मात्रा में होता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। मक्का, मेज ये खरीफ की एक फसल होती है, खरीफ में इसको उगाते हैं। खाद्यान्न और चारे दोनों तरीके से मक्के का हम उपयोग करते हैं। मक्का या मकाई या भुट्टा जो आप देखते होंगे, अलग अलग तरीके से इसका उपयोग करते हैं। तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में होना चाहिए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी तरह से इसको उगाते हैं।
मक्का रबी की ऋतु में बिहार में उगाया जाता है, मतलब बिहार में कब उगाते हैं? रबी में। बाकी सब जगह खरीफ में उगाते हैं। उत्पादक राज्य कौन से? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, ऐसे राज्यों में ये पर्याप्त मात्रा में इसको उगाते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के प्रयोग से मक्का का उत्पादन अब बढ़ रहा है। इसका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उपयोग, भुट्टा खाते हैं ना, अभी बरसात में खा रहे होंगे, वो सब मक्के का ही रूप आपको देखने को मिलता है। पिज्जा के अंदर डलता है, आप बोलते हैं ना चीज कॉर्न पिज्जा दे दो, ये सब आप डिमांड करते होंगे ऐसी अलग अलग तरीके की। तो ये सब क्या है? अब स्वीट कॉर्न आपको सूप मिलता है, आप सूप भी लेते हैं, कॉर्न सूप दे दीजिए, तो ये सब क्या मक्के के अंदर आता है। अब प्रमुख फसलों के अंतर्गत हम दालों के बारे में बात करने वाले हैं। दाल जो है, दाल को हम कहेंगे ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, जो शाकाहारी लोग हैं ना उनके लिए, और खास तौर से अगर भारत जैसे बड़े देश पे हम बात करें तो यहां पर हर एक व्यक्ति को प्रोटीन उपलब्ध करवा पाने के लिए दाल एक महत्वपूर्ण साधन है। आप समझिए कैसे है। मान लीजिए कि नॉनवेज जो है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है, मांसाहार जो है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। अब आपके स्कूलों के अंदर भी प्रोटीन हम बांटते हैं, प्रोटीन देते हैं, खाना मिलता है आपको, और मान लीजिए कि प्रोटीन के नाम पर आपको ये देना पड़े कि भाई नॉनवेज ही चलेगा वहां पर, तो नॉनवेज का भंडारण आसान नहीं है, दालों का भंडारण आसान है। उदाहरण के तौर पर समझिए, मान लीजिए स्कूल में कल खाना बनना है, प्रोटीन के हिसाब से बनेगा, तो उन्होंने बोला यार कि प्रोटीन देना है, तो बोले चिकन लगेगा, मुर्गे भिजवा दो यहाँ पर। अब मुर्गे आ गए, अगर उनके दाने पानी का सही से ध्यान नहीं रखा तो मुर्गे मर जाएंगे। या हो सकता है कि भाई कभी कोई खाने वाला हो तो वो 2-4 मुर्गे चुरा के ले जाए, खा ले। तो अब इसका भंडारण बहुत मुश्किल है, मुर्गा रखेंगे, दाना डालना पड़ेगा, हवा की व्यवस्था, फलाना ढिकाना, बहुत कुछ। दाल क्या है? बोरी में भरी, कोने में पटक दी, जब बनाना निकाली और बना ली, कोई समस्या यहाँ पर नहीं। तो दाल क्या है? प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है शाकाहारियों के लिए, और सबके लिए दाल में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और भारत जो है वो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है और उपभोक्ता राज्य भी है, मतलब कि दालों को खा भी लेता है पर्याप्त मात्रा में। दालों में अगर प्रमुख दालें देखेंगे तो अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना की दालों को आप प्रमुख रूप से यहां पर देख सकते हैं। दालें रबी और खरीफ दोनों में उगाई जाती हैं, दोनों में इनको हम उगाते हैं। तो कुछ दालें रबी की होंगी, कुछ खरीफ की होंगी, इनके नाम आप बताएंगे। मैंने जब इसका वीडियो पढ़ाया था, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट वीडियो पढ़ाया, उसमें इनके एक एक दो नाम बताए हैं। बाकी आप जब वीडियो देख रहे हैं तो आप इनमें रबी में कौन सी दाल को बोया जाता है या उगाई जाती है रबी के सीजन में, और खरीफ में कौन सी, उनके नाम आप जरूर कमेंट करें। ऐसा लिखेंगे कि भाई रबी की दाल, रबी में उगाई जाने वाली दाल है, नाम लिख देंगे, खरीफ में उगाई जाने वाली दाल है, उसके नाम लिख देंगे ना। तो आप ये यहां पर लिख सकते हैं। दालों को शुष्क परिस्थिति में उगाया जा सकता है, क्योंकि इनके लिए नमी की आवश्यकता जो होती है बहुत कम होती है, इस कारण से इनको शुष्क अवस्था में उगा सकते हैं। अरहर, जिसको पिजन पी या तुअर भी कहते हैं, अरार भी कहते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग। तो अरहर या पिजन पी को छोड़कर सभी दालें भूमि की उर्वरा बनाए रखती हैं, क्योंकि अरहर को छोड़ दे तो सभी वायुमंडल की नाइट्रोजन लेके जमीन में देती हैं। कैसे बनाए रखती हैं कि वायु की नाइट्रोजन लेकर उसका स्थायीकरण कर देती हैं, उसी से इनका प्रोटीन भी बन जाता है, और ये जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा को भी बढ़ा देती हैं। इस कारण से जो दालें हैं इनको रोटेशन में बोया जाता है, ताकि क्या हो, हर एक जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी बनी रहे। दालों के प्रमुख क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, है ना। तो कहां पर? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के अंदर दालों को पर्याप्त मात्रा में यहां पर उगाया जाता है। अब ऐसे फसलों के बारे में बात करेंगे कि जो खाद्यान्न के अंतर्गत हमने अभी नहीं देखी, लेकिन जिनको हम खाते हैं, डायरेक्ट तो नहीं, तेल के रूप में या किसी अलग अलग रूप में, तो हम उसमें बात करें। जैसे शुगर केन, गन्ना हम खाते हैं, तो गन्ने के उत्पादन में ब्राजील नंबर 1 और भारत दूसरे नंबर पर है। यह उष्ण और उपोष्ण कटिबंध की फसल है। तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री चाहिए, वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक होनी चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी सिंचाई की मदद से आप गन्ने को उगा सकते हैं। आप गन्ने से बनता क्या है? तो आप चीनी खाते हैं, गन्ने से बनती है, गुड़ खाते हैं, गन्ने से बनता है, खांड सारी खाते हैं, गन्ने से बनती है, और सीरा भी, सीरा मतलब वो जो रस आता है या गन्ने के जूस का उपयोग करते हैं, वो भी कैसे बनता है? आपका गन्ने से बनता है। तो गन्ने को डायरेक्ट नहीं खा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रूप से गन्ने का हमारे खाने में उपयोग हो रहा है। गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा में इसका उत्पादन पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। अब एक और ऐसी फसल जिसको हम सीधे नहीं खाते हैं, लेकिन तिलहन, ऑयल सीड के बारे में, मतलब तेल तो सब्जी में डलेगा, कहीं कुछ में डलेगा, पूड़ी पराठा बनेगा तो तेल लगेगा। तो जिन फसलों से आप तेल निकाल लेते हैं उनको ऑयल सीड या तिलहन वाली फसलें कहते हैं। जैसे मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी जो है, इनको तिलहन कहा जाता है।
चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो भारत है। 2015 का डेटा ऐसा कहता है तिलहन के मामले में। देश में कुल बोए गए क्षेत्र का 12% भाग पर तिलहन ही उगाई जाती है, तिलहन को ही उगाते हैं। तिलहन से हम तेल निकालते हैं जिनका खाने में उपयोग करते हैं, साबुन बनाने में, प्रसाधन, श्रृंगार के आइटम में, बालों में लगाना, हाथ पैर में लगाना, ओवटन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की एक फसल है और तिलहन में इसका जो उत्पादन है, मतलब तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा केवल क्या उगाते हैं, मूंगफली को उगाते हैं। इसके तेल की बड़ी डिमांड रहती है। कौन सा क्षेत्र है इसके लिए, तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में से पर्याप्त मात्रा में उगाया जाता है। अलसी और सरसों पर बात करें तो ये रबी की फसल है। तिल जो है वो रबी और खरीफ दोनों में उगाते हैं। रबी में उगाते हैं दक्षिण भारत में, खरीफ में उगाते हैं उत्तर भारत में। अरंडी रबी और खरीफ दोनों में उगाते हैं। इसको कैस्टर भी कहते हैं, कैस्टर ऑयल कहलाता है। अरंडी या अंडा भी, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। इसका फल काजल भी बनाया हुआ कई सारे लोगों ने। तो इसे रबी और खरीफ दोनों में इसको उगाया जाता है। अब चाय की बात करेंगे, चूंकि हम इसको खाते तो नहीं है लेकिन पीते हैं सुबह सुबह, हमें और आपको सबको लगती होगी चाय, तो उसके बारे में बात करेंगे। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। चाय, आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा जो है वो उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति की जाती है। मतलब चाय के लिए पानी बहुत चाहिए है और खेत ढालू है, पानी रुकना नहीं चाहिए। इस कारण से इस तरीके के खेत इसके बनाए जाते हैं। आसाम में पर्याप्त मात्रा में चाय को उगाते हैं। एक बार लगा दी, बागानी फसल है। 4-5 बार 10 बार तक आप पत्ती तोड़ते रहें, 4-5 साल 6 साल के लिए आप यहाँ पर फ्री जाते हैं। बागान एक बार तैयार हो जाता है। चाय की झाड़ियों को उगने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर नम रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं, लेकिन वो जल जमीन में रुकना नहीं चाहिए, बहकर निकल जाए। तो जल निकासी की उत्तम व्यवस्था यहाँ पर हो। चाय में श्रम सघन होता है, इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम उपलब्ध होना चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए अब क्या करने लगे हैं, चाय की पत्तियों का जो हम संसाधित करते हैं वो बागान में ही करना स्टार्ट कर दिया, ताकि ताजगी बनी रहे, वो खराब ना हो। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में आसाम आएगा, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जो जलपाईगुड़ी जिले हैं वो आपके आएंगे, तमिलनाडु और केरल। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा, इन राज्यों में चाय की खेती की जाएगी। सन 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है चाय के उत्पादन में। मतलब पहला चीन है और दूसरा भारत है। कई सारी चीजों में हमने पहला चीन और दूसरा भारत तो याद रखेंगे, कॉपी में लिख जरूर लेंगे, पहला चीन और दूसरा भारत, एक टेबल बना लेंगे तो आपको याद रहेगा। ये चाय उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है जहां पर चाय का उत्पादन किया जा रहा है। जो ये जगह लगी है मैप पर, तो ये सब चाय उत्पादक क्षेत्र यहां पर आते हैं। अब बात करेंगे कॉफी के बारे में। कॉफी, भारतीय कॉफी जो है वो अपनी गुणवत्ता के लिए जानी जाती है और भारत में जो कॉफी उगाई जाती है उसको अरेबिका किस्म की कॉफी कहते हैं। टेस्ट वाइज बहुत अच्छी होती है, स्वाद बहुत अच्छा है, इस कारण से दुनिया भर में इसकी डिमांड बहुत होती है। हमको आपको भी पीनी चाहिए, बहुत अच्छी कॉफी लगती है ये। और ये जो अरेबिका कॉफी है ये भारत में यमन से लाई गई थी और कर्नाटक में एक पहाड़ी है, इसको कहते हैं बाबा बूदन की पहाड़ी, वहां पर सबसे पहले इसको लगाया गया था। आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों पर, मतलब कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में आज भी की जाती है। पर्याप्त मात्रा में कॉफी को उगाते हैं। फोटो आप देख लीजिए, कॉफी का बीज ऐसा होता है। इसको पाउडर बनाकर फिर कॉफी के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। क्लियर? अब कुछ बागवानी फसलों पर बात करें। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स 2016 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। मतलब पहला चीन का इसमें भी आ गया, चाय में भी चीन का पहला आ गया, तो दूसरा हमारा कई सारी जगह है। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार के फलों को उगाता है, जो गर्मी वाले हैं और जो सर्दी वाले हैं। मतलब जो उष्ण कटिबंधीय मतलब गर्मी में रह सकते हैं, जैसे आप देखें गर्मी में कौन कौन सी, आम वगैरह। शीतोष्ण कटिबंध में आप देखेंगे जैसे एप्पल वगैरह, तो ये सब हम इनको वहां पर उगा सकते हैं। भारत फलों जिनमें महाराष्ट्र का जो आप आम देखेंगे तो जो आम है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम बहुत फेमस है। संतरे आपको नागपुर और चेरापूंजी के देखने को मिलेंगे। केले आपको देखने को मिलेंगे मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के। लीची आपको देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश और बिहार की। अनानास देखने को मिलेगा मेघालय का।
और अंगूर देखने को मिलेंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी, अखरोट दुनिया भर में फेमस है। तो हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप के फल हैं, डिफरेंट क्लाइमेट में होते हैं, अलग अलग जलवायु में होते हैं, उनकी डिमांड दुनिया भर में बहुत रहती है। भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैगन और आलू इनके उत्पादन में भी प्रमुख स्थान है। पर्याप्त मात्रा में इन सबको वो उगाता है। ये सब्जियां पर्याप्त अलग अलग तरीके से यहाँ पर उगाई जाती हैं। अब कुछ ऐसी फसलों पर बात करते हैं जो अखाद्य फसलें हैं, नॉन फूड क्रॉप्स हैं, जिनको खाया नहीं जा सकता। जैसे हम रबड़ के बारे में बात करें, रबड़ जो है खासतौर से भूमध्य रेखा की फसल है, भूमध्य रेखीय फसल है, इक्वेटोरियल फसल है। विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में भी इसको उगा सकते हैं। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान चाहिए। क्या होता है कि रबड़ का पेड़ अच्छा होता है तो इसमें से कट लगाते हैं, इनसे दूध इकट्ठा करते हैं, बाद में प्रोसेस करके इनसे रबड़ तैयार यहाँ पर की जाती है। रबड़ जो है एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो अलग अलग उद्योगों में उपयोग होता है। इससे क्या करेंगे, ट्यूब बनाएंगे, टायर बनाएंगे, आपकी इरेजर या दूसरी और चीजें यहाँ पर बनती हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और मेघालय की गारो पहाड़ियों में रबड़ की खेती की जाती है या रबड़ का उत्पादन वहां पर पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। कुछ रेशेदार फसलों पर बात करें जिन्हें फाइबर क्रॉप भी कहा जाता है, तो कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख रेशेदार या जिनको आप फाइबर क्रॉप कहेंगे वो हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में उगाई जाती हैं और चौथी जो है वो पेड़ के पत्तों पर उसका उत्पादन हम लेते हैं। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन करना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहा जाता है या रेशम उत्पादन कहलाते हैं। सहतूत के पेड़ पर या मलबरी के पेड़ पर इसका हम उनको पालते हैं, कुछ इस तरीके से आप देख पाएं, और प्यूपा अवस्था में इनसे हम रेशम प्राप्त करके क्या करते हैं, उसका प्रोसेस करके धागा तैयार करके और कपड़ा यहाँ पर बना लेते हैं। अगर कॉटन की बात करें तो कॉटन भारत का ही पौधा है जो दुनिया भर में फेमस हुआ है, दुनिया भर में गया है, मतलब कपड़े की देन भारत की है। आप ये समझ लीजिए कि हम हर चीज में दूसरे नंबर पर नहीं है, हमारा भी कुछ योगदान है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास जो है वो एक प्रमुख रूप से कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है, ये 2016 का डेटा कहता है। उत्पादन में आज भी दूसरे नंबर पर है, लेकिन कपास को दिया किसने है, भारत ने दिया है। दक्कन पठार के सुखस्तर भागों में काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। मालवा का क्षेत्र, गुजरात का और महाराष्ट्र का, जहां पर काली मिट्टी है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और सिंचाई, लगभग 210 दिन का समय चाहिए जो पाला रहित होना चाहिए। यह एक खरीफ की फसल है, इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने, मतलब लगभग 210 दिन लग जाते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कपास के क्या हैं, प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ये आप कपास का क्षेत्र आप देख लीजिए जहां पर कपास को उगा रहे हैं, ये कपास का क्षेत्र है। ये पंजाब, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा वाला क्षेत्र हो गया, ये राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया, ये क्या हो गया आपका, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये महाराष्ट्र की बेल्ट हो गई, ये कर्नाटक की बेल्ट हो गई, ये आंध्र प्रदेश की बेल्ट हो गई, ये केरल तमिलनाडु वाली बेल्ट हो गई। तो सब जगह पर क्या है, कपास का उत्पादन थोड़ी थोड़ी किया जा रहा है। प्रमुख रूप से गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किया जाता है। जूट के बारे में बात करेंगे, जूट क्या है, तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है ना। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में उगाई जाती है, जल निकासी मतलब बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती है वहां पर जूट को उगाते हैं। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। जूट का खेत आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से होता है, बाद में इसको ले जाकर इससे बोरा, बोरी और अलग अलग चीजें हम तैयार कर लेते हैं। प्रमुख रूप से जूट आप पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय में देखेंगे, यहाँ पर उत्पादन करते हैं। इसका प्रयोग बोरियां, रस्सियां, चटाई बनाने में, तंतु, धागे, गलीचे या दूसरी दस्तकारी के सामान बनाने में इसका उपयोग करते हैं। यह उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशे और पैकिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में धीरे धीरे इसकी मांग कम हो रही है, टिक नहीं पा रही है। ये इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं जिनको आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये अखाद्य फसलों के अंतर्गत हमने जूट को भी यहां पर देखा कि जूट यहां पर क्या है, उसके बारे में भी हमने यहां पर चर्चा की। अब बात करेंगे प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों के बारे में कि प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार यहां पर क्या होने वाले हैं। तो देखो, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि दोनों शब्द होते क्या हैं, इनको हम कैसे डील करने वाले। सबसे पहले जो बात करेंगे कि प्रौद्योगिकी क्या होता है ना, प्रौद्योगिकी क्या मतलब क्या होता है। दूसरा एक शब्द है जिसको आपने कहा है संस्थागत,
है ना, एक नाम आया जिसको आपने कहा है संस्थागत या इंस्टीट्यूशनल। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजिकल बात की जा रही यहां पर, तो यहां पर आपका क्या होगा, टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होगा, इसमें तकनीकी शामिल होगी और इसमें क्या है, आपकी संस्थाएं शामिल होंगी। टेक्नोलॉजी और संस्थाओं के शामिल होने के पीछे कारण क्या है कि तकनीकी का और संस्थाओं का क्या आपस में मेल हो सकता है, या हम क्या मेल के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं, क्या मेल होगा। देखो अब ये बात समझ में आई कि प्रौद्योगिकी जो है वो है तकनीकी चीज से निकल कर आया। मान लीजिए कि पुराना खेत है, अगर हम खेत को अगर जुताई करते थे तो पहले अगर हम एक बहुत पुराना उदाहरण लेते हैं जिसमें हमने प्रारंभिक निर्वाह जीविका कृषि के बारे में पढ़ा था, तो हम उस कृषि का नाम लेते हैं जिसको आप क्या कहते हैं, झूम के नाम से जानते हैं। क्या कहलाती है, उसको आप झूम कृषि के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो अब ये झूम कृषि जो है इसके लिए क्या करना पड़ रहा था, तो हम जब झूम खेती करते थे तो आपको पता था कि जंगल साफ करके खेती करते थे ना। क्या करते थे, जंगल साफ करेंगे, जंगल को साफ करेंगे, आग लगा देंगे और जो राख होगी है ना, जो जलने के बाद राख बचेगी उसमें बीज को बो देंगे, खेती कर लेंगे। थोड़ा सा सुधार आया तो क्या किया कि अब झूम खेती की जगह क्या हो गई, स्थायी खेती आ गई। क्या आ गई, स्थायी खेती आ गई। मतलब क्या होने लगे, खेत निर्माण करके हम एक जगह रहने लगे। तो अब ये जो खेत का निर्माण करके हम एक जगह रह रहे हैं, तो यहां पर हम कैसे अपनी जो जमीन है कैसे जोत पा रहे हैं, तो यहां पर हमने क्या यूज किया, हल से। तो मतलब अभी क्या था, अभी कुछ नहीं था तो कुछ सुधार हुआ। अब हल के बाद फिर हमने क्या किया, हल पहले हो सकता है इंसान से खींचता हूं, फिर हमने क्या किया, जानवर का उपयोग करना इसमें स्टार्ट कर दिया, जानवर प्लस हल आ गया। अब क्या कर दिया, फिर हमने ट्रैक्टर का है ना, ट्रैक्टर का इस्तेमाल चालू कर दिया, ट्रैक्टर का इस्तेमाल हमने यहां पर चालू कर दिया। तो आप देखें यहां पर कि ये क्या हो रहा है, यहां पर ये तकनीकी सुधार हो रहा है कि भाई हल था पहले एक पाना लगता था, अब कई सारे, ऐसे ही कटाई में, ऐसी बुवाई में, बीज के अंदर, सिंचाई के अंदर बहुत सारे। इन सब चीजों को कैसे किया जाएगा, लोगों को कैसे पहुंचेगी खबरें, तो संस्थाएं उसमें अपना एक रोल प्ले करेंगी, अपना एक योगदान देंगी, तो उसके कारण से क्या होगा, ये चीजें आगे बढ़ पाएंगी। तो ये दोनों बात क्लियर कि प्रौद्योगिकी क्या है और संस्थागत क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जैसे आप पहले से ही जानते हैं कि भारत में कृषि जो है वो हजारों सालों से की जा रही है। हजारों सालों से की जाने के पीछे का कारण क्या है कि भाई आप कई सालों से, कई जमाने से खेती की जा रही है, क्योंकि खेती क्या है, आपका निर्वाह का साधन खेती यहां पर हुआ करता था। अब प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन का वहां पर लगातार अभाव था ना, तो नई टेक्नोलॉजी आ रही थी धीरे धीरे और संस्थाएं भी हमारी काम नहीं कर रही थी, तो इनका लगातार अभाव था। तो भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास क्या हो रहा था, अवरुद्ध, मतलब विकास, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्या हो रहा था, मतलब उसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, रुकावटें पैदा हो रही थी, वो डेवलप नहीं हो पा रहा था। मतलब आपको कृषि का अगर विकास करना है तो किस चीज की आवश्यकता है, आपको चाहिए कि आप टेक्नोलॉजिकल मतलब प्रौद्योगिकी और संस्थागत इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात करें यहां पर, तो इससे जो आपकी कृषि के विकास की गति मंद मतलब स्लो पड़ी है, वो गति क्या हो जाएगी, तेजी से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगी। समझ में आई बात। अब क्या होगा, सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत, है ना, सिंचाई के साधन मतलब क्या होगा, तो ये साधन, एक साधन ये है, आप बता पाएंगे ना क्या साधन है, इसमें हम स्प्रिंकलर का उपयोग करते हैं, जिसमें हम सिंचाई कर, पहले क्या करते थे, बैल से एक ऐसा बड़ा सा चमड़े का वो डाल के उससे पानी निकालते थे, फिर हमने क्या कर दिया, पंप लगा दिया, अब क्या हो गई फव्वारा, अब क्या हो गया, इसके आगे ड्रिप इरिगेशन लगी, क्या लग गई, ड्रिप, टपक बूंद जिसको कहते हैं, है ना, जिसमें बूंद बूंद पानी फसल को मिलता है, हर पौधे को पानी मिलता है। तो क्या होगा, सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत देश के एक बहुत बड़े भूभाग में अभी भी किसान खेतीबाड़ी के लिए मॉनसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर रहते हैं। मतलब इतने सिंचाई के साधन आ गए हैं जिसमें हम स्प्रिंकलर की बात कर रहे हैं, हम ड्रिप की बात कर रहे हैं, हम हैंडपंप, ट्यूबवेल, हम कुआं और पता नहीं कौन कौन से साधनों की बात। उसके बाद भी आप सोचिए कि भारत के कितने सारे ऐसे लोग हैं, या भारत का एक बड़ा भूभाग ऐसा है जहां पर आज भी कैसे हो रहा है, मॉनसून आ जाएगा तो खेती हो जाएगी, नहीं तो फिर हमारा कुछ नहीं होना है, हम खेती यहां पर नहीं कर पाएंगे। हम खाद के बारे में नहीं जानते हैं, प्राकृतिक उर्वरता से ही काम यहां पर चला रहे हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा हुआ था, आपने देखा था कि हमने झूम खेती के बारे में बात की थी, है ना, हमने अलग अलग जगह के उसके नाम देखे हुए, तो वो क्या थी, प्राकृतिक उर्वरता के ऊपर ही वो निर्भर थी। इसी कारण से तो वो लोग खेत अपना स्थानांतरित कर दे रहे थे।
बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। क्या है महत्वपूर्ण चुनौती? तो महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि भाई खेती में बहुत तेजी से तरक्की होनी चाहिए, उत्पादन बढ़ना चाहिए ताकि सभी लोगों का पेट भरा जा सके। क्योंकि ज्यादातर देशों में ज्यादातर लोगों को खाने के लिए कहीं ना कहीं रोटी, ब्रेड, पाव, कुछ ना कुछ आपको ऐसा चाहिए यहां पर होता है। 60% से भी अधिक है ना, 60% से भी अधिक जो लोग हैं उनकी आजीविका प्रदान करने का काम जो करती है वो कृषि करती है। कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार इसमें लाने की आवश्यकता है ताकि क्या हो, इनका मतलब इनकी कमाई बढ़ सके। जो बात करते हैं ना कि हम किसानों की आय बढ़ानी है, तो किसानों की आय या उनकी स्थिति सुधारनी है तो आपको उसमें तकनीकी सुधार करने पड़ेंगे, संस्थागत सुधार करने पड़ेंगे। आई बात समझ में? स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता, जमींदारी आदि समाप्त करने की कोशिश की गई। चकबंदी का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपके कई सारे खेत हो गए हैं अलग अलग जगह, है ना, मान लिया कि आपके कई सारे खेत हो गए हैं अलग अलग जगह। देखो ये मान लो किसी गांव का एक एरिया है या आपके कई सारे खेत यहां पर हमें देखने को आ रहे हैं। मान लीजिए कि एक खेत यहां पर आ गया, फिर एक खेत आपका यहाँ आ गया, फिर थोड़ी सी जमीन यहाँ पड़ी थी, फिर थोड़ी सी जमीन यहाँ पड़ी थी ऐसी। तो अब इनको क्या करेंगे, ये आप अकेले व्यक्ति हैं, 4 जगह खेती करनी पड़े तो चकबंदी में क्या होगा, चकबंदी में इन सबको इकट्ठा करके और आपको क्या कर दिया जाएगा, सिर्फ एक ही जगह कहीं पर खेत यहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपका खेत यहाँ पर आ गया, ये उपलब्ध करवा दिया, ये सब इकट्ठा करके आपका खेत ये हो गया। तो अब क्या होगा कि आप आसानी से यहाँ पर खेती कर पाएंगे, आपके लिए बहुत आसान होगा यहाँ पर खेती करना। तो चकबंदी में क्या है, हमारे जोत की साइज बड़ी हो गई ना, यहाँ पर छोटी छोटी थी, अब यहाँ पर आपके जोत की साइज बड़ी हो गई। तो चकबंदी क्या करता है, आपकी जोत की साइज मतलब जो खेत का आकार है उसमें सुधार करता है। जो जगह जगह भूमि आपकी पड़ी हुई है उस भूमि को भी एक जगह एकत्रित करता है ताकि आप कृषि पर ध्यान लगा सके, अच्छे से उत्पादन कर सके। तो ये बात तो जमींदारी का मतलब क्या है कि जमींदारों के पास अधिकार हुआ करते थे, वो जमीनें बड़ी बड़ी हुआ करती थी, तो उनको क्या किया गया कि उनके अधिकार समाप्त कर दिए गए कि अब जमींदारों के पास जमींदारी अधिकार नहीं होंगे। इन सब चीजों को लेकर जैसे भूमि सुधार की बात करते हैं तो भूमि सुधार को लेकर प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही काम किया जा रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना का भी मुख्य लक्ष्य क्या हुआ करता था, मतलब यही भूमि सुधार इनको करना है, जमीन सुधारना है, जोत सुधारनी है ना, सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाने, सारी बातें वहां पर ये लोग करते थे। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण ये टुकड़ों में बढ़ती जा रही है, जिस कारण से चकबंदी आवश्यक हो गई है। पुश्तैनी अधिकार मतलब अभी मान लीजिए कि एक बच्चे की थी पूरी, अब 2 की हो गई, इनके सबके 3-3, 4-4 बच्चे हो गए। तो जमीन क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी घटते चली जा रही है, उसका आकार घट रहा है। तो ये समस्या ना आए, अलग अलग जगह खेत पड़े हैं तो उनको इकट्ठा यहां पर कर दिया जाए। भूमि सुधार के कानून तो बने परंतु इनके लागू करने में ढील की गई, मतलब देरी की गई, आराम से इनको लागू किया गया तो उतना रिस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिला। 1960 से 70 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की ना, अलग अलग प्रकार के कृषि सुधार भारत सरकार के द्वारा किए गए। 2 क्रांति हमारे यहां आई हैं। अगर हम पैकेट टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति इनके बारे में बात करते हैं तो क्या होता है कि जब आप बड़े स्तर पर तकनीकी सुधार भी करते हैं, संस्थागत सुधार भी करते हैं और दोनों को मिलाकर कहीं पर एक जगह आप काम करते हैं तो वहां पर बहुत तेजी से उत्पादन या तेजी से बदलाव होता है, जिसको आप क्रांति कहते हैं। चूंकि हमने फसल के अंदर किया तो उसको हरित कह दिया और दूध के अंदर किया तो उसको हमने श्वेत कह दिया। तो 2 क्रांतियां हमारे सामने, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। ये कृषि सुधार के कुछ रणनीतियां, इसके साथ ही क्या हुआ कि सफल हो गई दोनों, तो इसके साथ ही कृषि सुधार के लिए कई सारी रणनीतियां आरंभ हुई, परंतु इसके कारण पूरे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, केवल कुछ क्षेत्र का ही विकास यहां पर हो पाया। इसलिए 1980 से 90 के दशकों में व्यापक भूमि पर विकास कार्यक्रम शुरू किए गए जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित थे ताकि क्या हो सके, एग्रीकल्चर का, कृषि का डेवलपमेंट यहां पर हो सके। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना समृद्धि। देखो अब कैसे करेंगे, मान लीजिए कि ये 3 चीजें हमने देखी यहां पर, ग्रामीण बैंक, यहां पर एक ऋण की बात आ गई, सहकारी और बैंक की स्थापना कर देना। तो आपका एक केसीसी बनाते हैं, हम एक ही चीज से समझते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बनाते हैं। तो वो क्यों बनाया गया, ताकि किसान को बीज खरीदना है, कोई चीज खरीदनी है, डीजल खरीदना है, लाइट का बिल भरना है, तो वो किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल के अपना काम चला रहे, तो उसको ब्याज जो है वो बहुत कम मात्रा में लगेगा या ना के बराबर लगेगा या कई बार लगता ही नहीं है। तो इससे किसान के ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा और वो आसानी से अपनी फसल को या अपनी कृषि को कर पाएगा। वैसे ही सहकारी समितियां बनाई गई जहां से उसको खाद बीज उपलब्ध हो जाएगा, तरह तरह का ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। तो ये सारी चीजें कृषि के उद्धार के लिए की गई हैं।
किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना को भी शुरू किया है। उनसे भी किसानों को फायदा यहां पर पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी उपलब्ध कराते हैं, उनके बुलेटिन देते हैं कि भाई आज मौसम क्या रहेगा, मानसून कब आएगा, गर्मी कब आएगी, सारी जानकारी उनको यहाँ पर मिलती है। और कृषि संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करते हैं ताकि उनको कृषि का ज्ञान हो सके, कौन सी बीज, कौन सी दवाई, कौन सी बीमारी, ये सारी जानकारी उनको लग सके। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको न्यूनतम सहायता मूल्य कहते हैं, वो जारी किया गया और कई सारी महत्वपूर्ण फसलों में लाभदायक खरीद मूल्य की सरकार घोषणा करती है। तो ये सब क्यों किया गया? ताकि भाई संस्थागत सुधार कर रहे हैं तो इससे, या हम तकनीकी सुधार कर रहे हैं तो किसान उत्पादन कर लिया तो उसको मूल्य तो मिल पाए, भाई उसकी कीमत तो मिल पाए, तो वो क्या कर पाए, वो अपनी आमदनी बढ़ा पाए, अपना घर अच्छे से यहां पर चला पाए। अब बात करेंगे भूदान, ग्रामदान। भूदान मतलब जब भूमि का दान करेंगे भूदान, और बड़े बड़े गांवों की पूरी जमीन दान होने लगेगी तो वो ग्रामदान हो जाएगा। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, तो विनोबा भावे को महात्मा गांधी ने अपना क्या बना दिया था, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। क्या कर दिया था? आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में गहरी आस्था थी ना, गांधी जी का जो ग्राम स्वराज की अवधारणा थी उसमें उनकी गहरी आस्था हुआ करती थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पद यात्रा की थी ना, लगभग पूरे देश में अलग अलग जगह गई, पद यात्रा करे, ताकि उनका जो विचार है उसको सब जगह पहुंचा सके। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उन्हें तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, परंतु उन्हें आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें, सहकारी मतलब एक बड़ा खेत बना दिया जाएगा, उसमें सभी लोग खेती करेंगे, उत्पादन को उनके बराबर अनुपात में आपस में बांट दिया जाएगा, तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन मुहैया करा सकते हैं, ऐसा उन्हें आश्वासन दिया। अचानक ही श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 एकड़ जमीन 80 जो भूमिहीन थे उनको बांट दी, 80 ग्रामीणों को बांट दी और ऐसी पेशकश कर दी। तो यही घटना क्या बनी, इसको कहा गया भूदान। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया कि जो लोग हैं जिनके पास जमीनें हैं वो दान करें। कुछ जमींदारों ने तो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश कर दी, तो इस पेशकश के आधार पर इसको क्या कहा गया, गांव दान कहा गया। परंतु कई सारे जमींदारों ने सिर्फ उतनी जमीन दान की जो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए जरूरी थी, कि भाई मान लीजिए कि आपके पास 100 एकड़ जमीन है तो आप सिर्फ 80 एकड़ या 50 एकड़ रख सकते हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया, यहां से 20 एकड़ को दान कर दिया। तो उतनी जमीन ही कुछ कई सारों ने दान की, कई सारों ने अपनी पूरी भी दान करी थी, लेकिन कुछ ने सिर्फ भूमि सीमा कानून से बचने के लिए एक हिस्सा दान किया। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। इसमें कहीं भी खून नहीं बहा था, इस कारण से क्या कहते हैं, रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन पूरा हो जाता है। हमने अपना कंप्लीट रिवीजन कर लिया कि भाई क्या क्या चीजें थी, सबको हमने यहाँ पर एक बार में देख लिया। आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने अपनी एक वेबसाइट बनाई है। सुविधा मतलब क्या, कि आपको कई बार वीडियो देखने में तकलीफ होती है, तो आपको तकलीफ को दूर करने के लिए एक वेबसाइट बनाई है www.magnetbrains.com। इसका उपयोग करने के लिए सर्च बार में टाइप करेंगे आप www.magnetbrains.com और आप हमारे पेज पर पहुंच जाएंगे। पेज पर पहुंचते ही आपको क्या करना है, आप यहां पर कोर्सेज का जो ऑप्शन है, यहां से आप कोई सा भी एक कोर्स चुन सकते हैं। जैसे आप इंग्लिश, हिंदी या दूसरा और कुछ, तो आपका हिंदी है तो आपने हिंदी चुना, फिर आपने क्लास चुनी, क्लास 10th है तो क्लास चुनी। क्लास 10th चुनने के बाद आपके सामने सारे टीचर्स होंगे, आप जो सब्जेक्ट चाहें वो आसानी से पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इतिहास आपको देखना है, या अभी जैसे मान लीजिए कि भूगोल पढ़ रहे हैं, या आपको हिंदी देखना है, या आपको और कोई इंग्लिश देखना है, आपको कोई सा भी सब्जेक्ट देखना है, तो हर एक जगह क्या है, वॉच नाउ का बटन बना हुआ है। जो भी सब्जेक्ट देखना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक करें। मान लीजिए कि आप भूगोल देखना चाहते हैं तो आपने वॉच नाउ पर क्लिक किया। वॉच नाउ पर क्लिक करते क्या होगा, भूगोल का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपके सामने होगा। आप जो चैप्टर देखना है क्लिक करो, सारे वीडियो ओपन, और वीडियो कुछ इस तरीके से चलेंगे। और इसके बाद अगले टॉपिक पर जाना है तो नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे, आसानी से आप अगले टॉपिक पर भी पहुंच जाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है।
ये वीडियो कैसे प्राप्त करेंगे? तो प्राप्त करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है आपको सिर्फ करना क्या है, मार्गरेट बेंस हिंदी को सब्सक्राइब करना है, घंटी का बटन दबा देना है तो नोटिफिकेशन आता रहेगा। वीडियो देख रहे हैं, देख चुके हैं, उनको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। शेयर करना इसलिए जरूरी है ताकि सभी के पास ये बात पहुंच जाए कि फ्री शिक्षा मिल रही है, किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं है, आप आसानी से वीडियो देखें और अपना आनंद उठाएं। कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां पर जाकर अपने डाउट भी कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें भी बता सकते हैं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।